वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने हर वीडियो में करते हैं 5 क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं एस्टेट पीजीटी कॉमर्स की 2019 के पेपर के 136 से लेकर 140 तक के क्वेश्चन। इससे पहले हम 2018 का क्वेश्चन पेपर पूरा कर चुके हैं। चलिए करते हैं आज का शुरू। क्वेश्चन 136 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है वो करेक्ट सीक्वेंस क्या है। देखिए ऑप्शन कैसे आए हुए थे। ऑप्शन थे आगे पीछे करके स्टेजेस आई हुई थी। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजरिंग। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मिंग, फिर स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजरिंग, ये 5 स्टेजेस होती हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। यहाँ पे ये वाली जो थ्योरी है वो किसने दी थी, टीम डेवलपमेंट की जो कंसेप्ट है वो किसने दी, क्रिएटर कौन है, ब्रूस टकमैन है इसके क्रिएटर। ठीक है, और इसे क्या क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है टीम डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग और ग्रुप डेवलपमेंट भी इसे कहा जाता है। तो फॉर्मिंग क्या होती है। फॉर्मिंग देखो, ग्रुप डेवलपमेंट, एक ग्रुप का विकास हो रहा है। ग्रुप मतलब कि कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं किसी काम को करने के लिए। तो सबसे पहली जो स्टेज है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में क्या हो जाएगा, सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ आए हैं। तो यहाँ पे ग्रुप इज़ इनिशियली कमिंग टुगेदर, बिल्कुल ही आरंभिक चरण है ये ग्रुप का। पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय शाइनेस एंड अनसर्टेनिटी अमंग मेंबर्स के बीच में शाइनेस है, अनसर्टेनिटी है। एक्स्ट्रावर्टेड आउटस्पोकन मेंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि जो शर्माते हैं, जो फर्स्ट मीटिंग में ही अपनी छाप छोड़ जाते हैं, बोलने में माहिर होते हैं, ये क्या करते हैं, लीडर बनने की कोशिश करते हैं। और जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वाई वी आर हेयर, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट इज़ आवर गोल, आवर पर्पज़। ठीक है, और यहाँ पे अवेयरनेस और इंक्लूजन बहुत ज़्यादा होती है मेंबर्स के बीच में। ये सारे स्टेजेस डीपली करने का मकसद क्या है कि क्वेश्चन जो है इनकी स्टेजेस में से भी आ सकते हैं कि जैसे जो मेंबर्स हैं उनके बीच में सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े कौन सी स्टेज में होते हैं। ठीक है, कोऑपरेशन कौन सी स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। शाइनेस है जो वो कौन सी स्टेज में सबसे ज़्यादा होती है, तो वो फर्स्ट स्टेज हमारी चली गई है। स्टॉर्मिंग में क्या होता है, वंस द फॉर्मिंग स्टेज इज कवर ओवर द इंडिविजुअल्स विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, अब लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं। ऐसे होता है ना, जब नई नई क्लासेस स्टार्ट होते हैं, पहले दिन सब शर्माते हैं, दूसरे दिन फिर बात करना शुरू करते हैं। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टास्क टू बी अचीव्ड, यानी कि जो उन्हें काम करना है, जो उन्हें मकसद पूरा करना है, उसके बारे में वो एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। देखिए द कन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन। ठीक है, कन्फ्लिक्ट, संघर्ष, लड़ाई झगड़े, कॉम्पिटिशन इस वाली स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है ग्रुप मेंबर्स के बीच में। द इशू रिलेटेड टू, और फिर लड़ाई झगड़े का कारण क्या होता है कि लीडरशिप के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रैटेजी, रूल्स, अथॉरिटी, इवेल्युएशन, रिवार्ड सिस्टम क्या होगा, अराइजेज एट द स्टॉर्मिंग स्टेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वाली स्टेज में क्या होता है, इस वाली स्टेज में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉर्मिंग। नॉर्मिंग यानी कि अब यहाँ पे मानक स्थापित कर दिए जाते हैं कि ग्रुप में क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। इंटरनल ग्रुप स्ट्रक्चर नाउ स्टार्टेड, ग्रुप आइडेंटिटी टेक्स शेप। ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे शेप ले लेते हैं कि ग्रुप उन्होंने किस लिए बनाया, ग्रुप की जो हमारे मोटिव है उसके लिए काम करना है सभी को। फॉर्मेशन किसका बना दिया, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट ग्रुप नॉर्म्स, यानी कि ग्रुप के अंदर क्या काम किए जाएंगे और क्या काम नहीं किए जाएंगे। नॉर्म्स क्रिएट स्ट्रक्चर, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, और ये मानक बनाए जाएंगे कि हम इकट्ठे किस लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोऑपरेशन जो बहुत ज़्यादा होगा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कोऑपरेशन कौन सी स्टेज में होता है, ये हमारा नॉर्मिंग स्टेज पे होता है। ग्रुप कैन रैपिडली स्लिप बैक इनटू स्टॉर्मिंग स्टेज, अगर यहाँ पे सभी लोग कोऑपरेशन से काम नहीं करते तो ग्रुप जल्दी ही अपनी पीछे वाली स्टेज में चला जाता है, स्टॉर्मिंग स्टेज, यानी कि लड़ाई झगड़े फिर से शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा परफॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मिंग में क्या होता है, एट दिस स्टेज सिनर्जी गेट्स क्रिएटेड बिटवीन द टीम मेंबर्स। ठीक है, वो सभी अब आपस में मिलके काम करना शुरू कर देते हैं, निष्पादन करना शुरू कर देते हैं, परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। व्हेन एवरीवन वर्क्स टुगेदर द अकम्पलिशमेंट ऑफ ए गोल। ठीक है, एक गोल, एक मोटिव है सभी, और उसी मोटिव के लिए सभी मिलकर काम करें। दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय फ्लैक्सिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी होती है और इंटरडिपेंडेंस होती है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई टीम डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी होती है। फ्लैक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग स्टेज में होती है। इंटरडिपेंडेंस होते हैं, सब अपने आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक फिक्स गोल, एक जो उनके बीच में कॉमन मोटिव है उसके लिए काम कर रहे होते हैं। द टीम मेंबर्स नो ईच अदर सो वेल, अब एक दूसरे को अच्छे से जान गए हैं वो, दैट दे कैन हैंडल एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट कम्स बिफोर द टीम। जो भी टीम के आगे जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगी, जो भी मुश्किलें आएंगी, उन सबका वो मिलकर सामना करने की सिचुएशन में होती है। द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फ्रीक्वेंटली। ठीक है, चेंजेस वाली बात ऊपर भी बताई कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो सभी के जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
बिकॉज एट दिस स्टेज एवरीवन इज इक्वली ए टास्क ओरिएंटेड, क्योंकि हर एक बंदा जो है ना वो अपने काम को पूरा करने के लिए काम कर रहा होता है। एंड पीपल ओरिएंटेड एट दस कैन परफॉर्म एफिशिएंटली, और उन्हें बहुत अच्छे से काम करना है, तो जैसा अच्छा लगेगा वैसे ही वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी काम को चेंज भी करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा एडज्योरिंग। एडज्योरिंग वाली स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे काम जो है पूरा हो चुका होता है, हमारा समापन वाली स्टेज ही आती है। एडज्योरिंग का हिंदी मीनिंग है समापन, कंप्लीशन एंड डिसएंगेजमेंट, या तो काम पूरा हो जाएगा या फिर पूरा नहीं होएगा। तो सेपरेशन एंड एंडिंग फ्रॉम टास्क एंड मेंबर्स, काम अगर पूरा हो गया तो वो सारे जो है यानी कि जिस मोटिव के लिए वो इकट्ठे हुए थे, टीम डेवलपमेंट हुई थी, वो काम जो पूरा हो गया, वो मकसद पूरा हो गया, तो सभी अब जो है अलग अलग हो जाते हैं उस काम से। प्राइड में भी फेल्ट, उन सभी को गर्व महसूस होता है, ठीक है। और सम डिस्क्राइब स्टेज एज डिफॉर्मिंग एंड मोरिंग। ये मोरिंग क्या होता है, मतलब उदास हो जाते हैं, यानी कि जब सब एक दूसरे से अलग हो रहे थे तो उदास हो जाते हैं। और रिकोगनाइजिंग द सेंस ऑफ लॉस फेल्ट बाय ग्रुप मेंबर्स, और जब ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे से अलग होते हैं तो वहाँ पे सेंस ऑफ लॉस, यानी कि उन्हें लगता है कि उनका कुछ बिछड़ रहा है, उनका कुछ छूट गया है पीछे, ठीक है। एडज्योरिंग ये हमारी 5 स्टेजेस थी, कौन कौन सी, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडज्योरिंग। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, कोऑपरेशन कौन सी स्टेज पे सबसे ज़्यादा होता है, थर्ड वाली स्टेज कौन सी थी हमारी, नॉर्मिंग स्टेज पे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इंटरडिपेंडेंस कौन सी पे होती है, परफॉर्मिंग स्टेज पे होती है। और कौन सी स्टेज को डिफॉर्मिंग एंड मोरिंग स्टेज कहा जाता है, ये होता है एडज्योरिंग स्टेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द रेट ऑफ रिटर्न विच एक्चुअली इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो। इनफ्लो को आउटफ्लो से जो बराबर कर दे वो कौन सी रेट ऑफ रिटर्न है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या देखा जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो इज इक्वल टू होनी चाहिए नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक कंपनी को ना कहीं पे 10 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने, एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने हैं। अब उसे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, कंपनी ने क्या करा, शेयर डिबेंचर इशू कर दिया उसके लिए। अब कंपनी ने मान लो डिबेंचर इशू किया, और डिबेंचर के ऊपर जो है उसे 10% इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करनी पड़ रही है। तो प्रोजेक्ट में देखेंगे कि प्रोजेक्ट में 10% उसे इनकम हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कि एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, प्रोजेक्ट से भी तो उसे 10% मिलना चाहिए ना, क्योंकि सेम जो अमाउंट है उसका उन्होंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और सेम अमाउंट के ही डिबेंचर इशू कर रखे हैं। तो एक तरह से एक जगह से उधार ले रखी है और एक जगह पे पैसा लगा रखा है। तो नेट प्रेजेंट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो, यानी कि 10% का इंटरेस्ट जो जा रहा है वो 10% इनकम कम से कम होनी चाहिए, तभी उस जो प्रोजेक्ट है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये हमारा देखा जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में, कि जो हमारा एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है वो इज इक्वल टू और मोर देन होना चाहिए एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो से। अदर ऑप्शन थे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि नहीं है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ये भी नहीं था, और रिटर्न ऑन एसेट ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉथॉर्न स्टडीज़ आर रिलेटेड टू, किससे रिलेट करते हैं, ये रिलेट करते हैं, ये देखो किसने किए थे, एल्टन मेयो एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था कि हॉथॉर्न स्टडीज़ जो है वो अध्ययन है वो किससे रिलेट करते हैं। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन में हमारे हैं चेस्टर बर्नार्ड एंड साउथर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, एल्टन मेयो एंड एस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, एल्टन मेयो एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ये हमारा आंसर है, ठीक। और चेस्टर बर्नार्ड, ये चेस्टर बर्नार्ड से रिलेट तो करते ही थे, तो एल्टन मेयो के 2 ऑप्शन रह गए, इसमें भी एक में ईस्टर्न एक में वेस्टर्न है, तो वेस्टर्न पे हमने टिक करना था, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में। ये इस कंपनी वाले थे ना जो वो इन एल्टन मेयो और इसके साथियों के पास आए, उन्होंने एक अध्ययन करवाया। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्टन मेयो ने पहली बार 1920 में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को प्रस्तुत किया। अब जो ये प्रयोग किए गए थे ना वो प्रयोग किए गए थे 1927 से लेकर 1932 तक, ठीक है। 1927 से लेकर 1932 तक किए गए थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर यूएसए की, कहाँ की है ये कंपनी, यूएसए की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हार्थन प्लांट में कई प्रयोग किए। इन प्रयोगों को हार्थन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, फ्रॉम 1927 टू 1932 मेयो एंड हिज कलीग्स कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन जॉब रीडिज़ाइन, लेंथ ऑफ वर्क डे एंड वर्क वीक, लेंथ ऑफ ब्रेक टाइम्स एंड इंसेंटिव प्लान्स। यानी कि जो वर्कर्स है, ये क्या कहते हैं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को इन्होंने महत्व दिया कि एक ह्यूमन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन कार्य में, ठीक है। उसे कोई भी मशीन का पुर्जा नहीं समझना चाहिए, इंसान को इंसान से इंसान की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो फिक्स होनी चाहिए, यूँ नहीं है कि लेबर को काम में लगाए रखना है जब तक हमारा काम ना पूरा जाए। उसके लिए लेबर के जो काम करने के घंटे हैं, काम करने की जो सप्ताह है वो निश्चित किए जाने चाहिए, ब्रेक टाइम कब कब मिलेगा ये निश्चित करना चाहिए, और इंसेंटिव प्लान्स यानी कि प्रोत्साहन योजनाएं भी इन्होंने कई सारी बताई कि एक लेबर से काम करने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
इन विच सैम्पलिंग मेथड एवरी मेंबर और आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ द सिलेक्शन। ठीक है, यह कौन सा सैम्पलिंग मेथड है जिसमें हर मेंबर को, हर या आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन का। ठीक है, सैम्पल क्या होता है? सैम्पल लिया जाता है पॉपुलेशन में से। ठीक है, और सैम्पल ऐसा होना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। ओके, तो ये जो हर एक को पूरा पूरा चांस मिलेगा वो किस में होता है? वो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? अब जैसे एक कंपनी जो है टीम बना रही है, ठीक है, एक कंपनी में 500 एम्प्लॉयज़ है, 500 एम्प्लॉयज़ है, और उन्हें एक टीम बनानी है 10 मेंबर्स की। अब ये सवाल आ जाता है कि कौन कौन से 10 मेंबर्स को ले, तो ये क्या करेंगे, उन सभी के नाम की पर्चियाँ बनाकर एक बॉल में डाल देंगे, तो जो 10 जो है पर्चियाँ बाहर आएंगी, उन्हीं 10 मेंबर को एक टीम के तौर पर बना दिया जाएगा। या फिर आप, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसमें ना हर एक आइटम को, यानी कि हर एक मेंबर को पूरा पूरा चांस, पूरा पूरा मौका मिलता है सिलेक्ट होने का। जैसे एक क्रिकेट टीम, वो एक मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें ना दोनों टीम को पूरा पूरा मौका मिलता है कि कौन पहले खेलेगा। इसके लिए टॉस किया जाता है। ठीक है, सिंपल रैंडम में ये सारे मेथड चल रहे हैं, टॉस कर दिया या फिर बाउल में पर्चियाँ बना के डाल दी, उसमें से निकाल ली। अब देखो सैम्पलिंग मेथड होते कौन कौन से हैं। सैम्पलिंग मेथड हमारे दो तरह के होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी और एक नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी होते हैं हमारे, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि भी बताओ इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नहीं है या फिर कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। अब जो हमारा क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन में क्या क्या रखा था कि इन विच सैम्पलिंग मेथड एवरी मेंबर और आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे ये एक तो प्रोबेबिलिटी का मेथड है, बाकी सारे नॉन प्रोबेबिलिटी के। नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस बिल्कुल नहीं मिलता, इसी में ही इक्वल चांस मिलता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ गया हमारा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी मेथड कौन कौन से होते हैं हमारा, एक तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, एक स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, मल्टी स्टेज, मल्टीपल और क्लस्टर। और हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी में है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, एकदम से कोई सैम्पलिंग करनी पड़ जाए, अचानक से कोई सैम्पलिंग करनी पड़ जाए, कोई सर्वे करना पड़ जाए, तो वो इसमें आ जाता है। पर्पोजिव सैम्पलिंग में क्या होता है, इसका एक उद्देश्य होता है, अपने उद्देश्य की तरफ ये काम करते हैं और दूसरी तरफ ये जाते ही नहीं। कोटा सैम्पलिंग में एक जो है कोटा डिसाइड कर लेंगे और उसी के बेस पे जो है वो सैम्पलिंग करी जाती है, उसी के बेस पे आगे सर्वे किया जाता है। नेक्स्ट जजमेंट। जजमेंट में जो सर्वे करने वाला है उसे जो अच्छा लगेगा वो उसके हिसाब से वो सर्वे के लिए सैंपल ले लेगा। स्नोबॉल में क्या होता है, स्नोबॉल में आगे जो है वो सर्वे चलता रहता है और फिर वापस जो सर्वे करने वाला था वहाँ तक आ जाए। जैसे एक टीचर है, उसे कुछ सर्वे करना है अपने वो, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। अब उन्होंने बीए है, जैसे बीए के तीनों फर्स्ट, सेकंड और फाइनल ईयर के बच्चे ले लिए, एक एक बच्चा ले लिया तीनों का, और उनसे जैसे कुछ भी पूछना है, आपके फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछने हैं उनसे पूछा। और साथ में क्या बोला, उनसे डाटा कलेक्ट करे और पूछे कि आप यही वाले क्वेश्चन अपनी क्लास के और बच्चों से करके आइए। तो उन बच्चों ने क्या करा, एक बच्चे ने आगे 3 बच्चे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के ने भी 3 कर लिए, सेकंड ईयर के ने भी 3 कर लिए, फाइनल ईयर के ने भी 3 कर लिए। फिर वो आगे जाके उन तीनों को बोले कि भाई हमने जो तुमसे डाटा इकट्ठे करे ना वो तुम और भी अगले 3 मेंबर से करके लाओ। इस तरह से क्या होता है, सारे डाटा इकट्ठे कर लिए जाएंगे और फिर वो दोबारा से किसके पास पहुंच जाएंगे, उन टीचर के पास जो ये सर्वे जो करना चाह रहे थे। स्नोबॉल में ये सब कुछ होता है, यानी कि दोबारा से वापस जो है टीचर के पास डाटा आ जाते हैं। और कन्वीनियंस क्या होता है, सुविधा अनुसार। इस वाले सैंपल में ना जो सर्वे करने वाला है वो अपनी सुविधा के अनुसार सर्वे के जो है डाटा ले लेता है। जैसे एक क्लास में गए, एक क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, एक टीचर को जो हम बच्चों से बात करनी है, किन्हीं भी 5 बच्चों से बात करनी है, तो उन्हें जो अच्छा लगेगा ना उन्हें 5 बच्चों को छाड़ लेंगे। कई बार क्या होता है ना, आगे बैठने वाले 5 बच्चों को ले लिया जाता है, तो सुविधा अनुसार जो उन्हें अच्छा लगेगा उन्हीं को ले लेंगे। अब अदर ऑप्शन में मैं क्या था, जजमेंट सैम्पलिंग, यानी कि जो सर्वे करने वाला है उसने जो सोच लिया कि हाँ ये वाला ठीक है, मैं इस तरह से ही अच्छा सर्वे कर पा रहा हूँ और दूसरी तरह से नहीं कर पाऊँगा, तो वो उसके खुद के जजमेंट पे निर्भर करता है। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग में ना कोटा डिसाइड कर लिए जाते हैं। जैसे कि जो हमारे सोसाइटी में ये 3 क्लासेस होती हैं, एक तो हमारी यानी रिच होते हैं जो, और फिर एक मिडल होते हैं और एक हमारे लोअर यानी कि गरीब जो होते हैं। ठीक है, वहाँ से सैंपल लेने हैं। जो रिच पर्सन है, जो हमारी टॉप क्लास है, उसमें से जैसे ले लिए भाई 100% उठा लिए।
ठीक है। मिडिल में से भी क्या करा इन्होंने, मिडिल को भी बांट दिया आगे, टॉप मिडिल, जो ऊपर वाले हाई मिडिल क्लास हैं, जो लो मिडिल क्लास है और जो वर्किंग मिडिल क्लास है, इन सभी में से इन्होंने डाटा ले लिए और लोअर क्लास में से भी ले लिए, यानी कि हर एक में कोटा डिसाइड कर दिया और वहाँ से ये सैंपल लेके जब इन्होंने अपना सर्वे करा तो एक कोटा सैम्पलिंग में आ जाएगा। और कन्वीनियंस में अपने सुविधा के अनुसार जैसे सर्वे करने वाले को अच्छा लगेगा वहाँ से वो डाटा उठा लेगा, उस तरह से सर्वे करेगा। तो ये सैम्पलिंग मेथड है हमारे, सारे नाम हमें पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टीपल सैम्पलिंग और हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। इसी तरह नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारा एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, प्रपोजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। Last but not least question, very important question. According to the Companies Act 2013, in private limited company number of members are, private limited company में number of member कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200। और हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने होते हैं? मिनिमम होते हैं हमारे 7 और मैक्सिमम के ऊपर कोई बाउंडेशन ही नहीं है, ठीक है, नो बाउंडेशन होती है वहाँ पे। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। कैसे लगे आप सभी को? अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और हाँ, इसके अलावा मेरा एक और चैनल है +2 बोर्ड के बच्चों के लिए, स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम। अगर आपका कोई रिलेटिव जो है जो आपसे रिलेट करता है, +2 बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज़ वो चैनल उन्हें सजेस्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड के क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।